फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया। अरे ट्वेल्थ वालों को तो सबको याद होना चाहिए। When 1921, ए बच्चे, ए बच्चे। 81। 1881, 1881. हाँ हाँ, ये गड़बड़ क्यों कर रहे हो भैया? फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया। इंडिया में ब्रिटिशर्स ने करा था पॉपुलेशन का काउंटिंग 1881। उसके बाद हर 10 साल बाद पॉपुलेशन का सेंसस होता है। और 2011 के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन सेंसस हमारा कितना है आसिफ? हमारी संख्या, पॉपुलेशन सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। भैया नहीं पता। अरे अरे भैया, मैंने बता रखे हैं सारे। कौन बोलेगा? महक गोयल। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेंसस 2000। भाई 2021 तो अनाउंस ही नहीं हुआ ना, तो 2021 अनाउंस नहीं हुआ तो 2011 बोलना है। बोलो जी पूरी क्लास। सर 1.3 मिलियन। क्या गौरव? गौरव बोलो। अरे 121.02 करोड़। आसिफ कितना बोला है? 121.02 करोड़। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेंसस 2011। हर 10 साल बाद काउंटिंग होती है। पूरे हिंदुस्तान में पेंडेमिक चल रहा है, जिसके चलते 2021 में जो अनाउंसमेंट होनी थी ये अब डिले चलेगी। अभी काउंटिंग ही शुरू नहीं हुई है, उसके बाद अनाउंसमेंट होती है। तो 121.02 करोड़ टोटल एरिया। सर 131.1 करोड़ है ना? ए भाई गड़बड़ कर रहा है। देखो वैसे तो आजकल हम 130 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेंसस। दीपांशु को बात समझ में आ रही है? यस सर। हमारे जीके के क्वेश्चनों में जो पॉपुलेशन का अनाउंसमेंट होता है वो पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग होगा। तो पॉपुलेशन सेंसस जो पिछला वाला है वो 2011, वो कब तक काम करेगा? जब तक नया पॉपुलेशन सेंसस नहीं आ जाता। वो आना था अभी 2021 में 1 अप्रैल को, बट ये जो पेंडेमिक के चलते कैलकुलेशन ही नहीं हुई, अनाउंसमेंट ही नहीं हुई, तो भैया वही काम करेगा पुराना वाला अकॉर्डिंग टू ईयर जीके। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेंसस 121.02 करोड़। क्लियर है बच्चे? प्रियांशु, दीपांशु? हाँ जी। तो मेरी बात चल रही थी टोटल एरिया ऑफ इंडिया। टोटल एरिया ऑफ इंडिया पूरी क्लास। 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मैंने अनन्या कल ये बताया था ना, ये जो बाकी बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं सर। अच्छा, क्या बढ़िया बात है फिर तो। 32.8 स्क्वायर लाख किलोमीटर टोटल एरिया ऑफ इंडिया। 32.8 स्क्वायर लाख किलोमीटर। तो वापस आ जाते हैं जी अपने टॉपिक पर। अरे वेद व्यास वाली पुस्तक का नाम रिवर्स बोल रहा हूँ मैं। पेपर में क्या है, या तो वो लिख देगा बुक का नाम और नीचे बोलेगा इसका ऑथर बताओ, या फिर ऊपर लिख देगा ऑथर का नाम और नीचे मांग लेगा बुक। तो मेरा क्वेश्चन है, वेद व्यास ने जो फेमस। महाभारत। अरे रुको रुको, सारे सारे। अच्छा ठीक है, एक ही बच्चे ने बोला है। वेद व्यास ने क्या लिखा था बच्चों? महाभारत। वाल्मीकि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अब की बार दीपिका बोलेगी। दीपिका, दीपिका। भैया जो नहीं बोलता ना उसे पाप लगेगा। नहीं आता मना कर दो, कोई बात नहीं। दीपिका। गौरव, हर्षित। हर्षित आप बोलो। सर रामायण। हाँ हाँ रामायण, बढ़िया बात, रामायण। मेरा अगला क्वेश्चन है, रामचरित मानस रिटन बाय महक गोयल। महक गोयल, रामचरित मानस। भैया बुक्स को लेकर हाँ, आवाज नहीं आ रही जी दीपिका। आसिफ आप, आसिफ आप बोलो। तुलसीदास। हाँ तुलसीदास। बढ़िया बात। अरे तुलसीदास, ध्यान से सुनो, चीजों को याद करो। तुलसीदास, रामचरितमानस। आगे चलते हैं और थोड़े पूछते हैं। अशोका मौर्यन अरे ठीक है दीपिका। रामायण। हाँ ठीक है दीपिका, आ गई आपकी आवाज। आगे चलते हैं दीपिका, साउंड म्यूट कर लो। तो मेरा क्वेश्चन था, पृथ्वीराज रासो रिटन बाय, जैसो नहीं बोलेगा, पृथ्वीराज रासो। भैया चंद। हाँ क्या बढ़िया बात है, चंद। अरे इतनी भी बात याद है, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। चंद बरदाई। पृथ्वीराज चौहान, स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर। और राजा किस देश का राजा था? कन्नौज का राजा था। अच्छा और आगे चलते हैं जी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अशोका मौर्यन डायनेस्टी का स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर के फादर का नाम? अवंतिका। बिंदुसार। 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 पहली डायनेस्टी का पहला राजा कुशाग्र,
पहली डायनेस्टी हरियंका डायनेस्टी का पहला राजा, फर्स्ट रूलर। दयानंद। अरे बोलो, महक गोयल बोलो, नितिन। बिंबिसार। बिंबिसार, बहुत बढ़िया, बिंबिसार। ये कंफ्यूज मत होना बिंबिसार और बिंदुसार में। तो और आगे बात करते हैं। बड़ी फेमस पुस्तक पूरी पुराने जमाने में एंशिएंट इंडिया में लिखी गई जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, महक गोयल, रिटन बाय। मौर्यन डायनेस्टी जिसकी वजह से एस्टैब्लिश हुआ था उसी ने लिखी। चाणक्य। चाणक्य। अरे चाणक्य का वो नाम बदल देगा, क्या बोलते थे उसको? अरे कौटिल्य। कौटिल्य। अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य या चाणक्य। आ जाते हैं जी एब्रीविएशन पर। असाइनमेंट मैंने सबके पास भेजा है भैया, चीज़ें याद करना शुरू कर दो। बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं तो थोड़ा सा काम आपको घर में याद करने का भी मिलेगा। एक मैंने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को लेकर भी एक असाइनमेंट तैयार कर दिया है जिसमें वो सारी बातें लिख दी हैं। हमारा लाल किला, हमारा ताजमहल, हमारा कुतुब मीनार। दीपांशु बात समझ में आ रही है? किसने बनवाया, कौन से ईयर में बनाया, कहाँ पर है? दीपांशु यस सर। तो वो असाइनमेंट्स में पीडीएफ फॉर्म में भेजना चाह रहा हूँ ताकि, लेकिन पुराना वाला भी याद आपको करना पड़ेगा जिससे आपके क्वेश्चन एमसीक्यू के टिक हो जाएं। मैंने बिजनेस एप्टीट्यूड के भी बहुत सारे असाइनमेंट्स आपके लिए तैयार कर लिए हैं। असाइनमेंट्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हमें पंच लाइन्स याद करनी है, पंच लाइन्स याद करनी है तो मैं या तो तरीका है लिखवाऊँ उन्हें, लिखने का समय हमारे पास है नहीं, मैं बोलूँगा तो आप भैया 4 दिन लगाओगे उसको लिखने में। तो मैंने क्या 50 क्वेश्चन तैयार कर लिए, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हैं, तो यानी 200 पंचलाइन एक ही असाइनमेंट में खत्म। अनन्या बात समझ में आ रही है? 200 पंचलाइन एक ही असाइनमेंट से खत्म हो जाएगी। डिस्कशन पेंडिंग रहेगा, सुनते रहेंगे बार बार। ऐसे ही जो हमारे कंपनियों के जो लोगो होते हैं, दीपांशु समझ में आ रहा है? लोगो, मारुति सुजुकी का जो लोगो निशान होता है गाड़ियों पे बना होता है, तो वो मैंने लोगोस को लेकर असाइनमेंट तैयार कर लिया। अब मैं वो लिखवाने लगूं तो पता चलेगा 4 दिन 6 दिन लगेंगे। वो एक ही असाइनमेंट 4 ऑप्शन चल रहे हैं तो 50 क्वेश्चन भी बना दिए तो एक ही बारी में 200 क्वेश्चन कवर होते हैं। तो वो पीडीएफ फॉर्म में भी भेज दूंगा आपको, क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा जी, काम बहुत सारा करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स एब्राविएशन को लेकर पहले चलाते हैं और उसके बाद हम ज्योग्राफी के कंटेंट्स को शुरू करेंगे। हिस्ट्री हमारा स्टिल कंटिन्यू है, तो हिस्ट्री में हम लोग अभी एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा खत्म हो गया था। वैदिक एज, बच्चों वैदिक एज बस एंडिंग पोजीशन पर था, उसके बाद लेटर वैदिक एज की बात करनी है। बस वैदिक एज में हम 4 वेदों की बात खत्म कर चुके हैं, उसमें कुछ उपनिषद की बात बताने वाला था। उपनिषद के बाद वेदांगाज, वो वेदांगाज में जो 6 बुक्स लिखी गई उनका नाम क्या है, उनका मतलब क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हुए। और फिर लेटर वैदिक एज में कैसे कैसे सोसाइटी फॉर्म हो रही है, फिर वो आगे चलेगा जी। तो यहाँ एब्राविएशन में हमने कुछ डिस्कशन करा था, तेजी से आगे चलाते हैं जी ये डिस्कशन। 3G मैंने बता दिया था। थर्ड जनरेशन, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाले होंगे तो वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। यहाँ एडी, एडी यहाँ मैं चर्चा करना चाहूंगा। एडी बोलो तो दीपांशु जल्दी जल्दी बोलना है जरा। एनो डोमिनी। एनो डोमिनी। और बीसी बोले तो बिफोर क्राइस्ट। ये सबने याद कर लिया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ये पिछली क्लास में डिस्कशन हो गया था। एड्स में अब सारे डिस्कशन नहीं कर रहा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो एड्स, अक्वायर्ड एम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है। एम्स वाला काम, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। दीपांशु याद हो गया ये सब? दीपांशु यस सर। कुछ स्पीकर, दीपांशु पहले तो 12th में बड़ा फास्ट बोलते थे, अभी क्या स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम है या नेट में प्रॉब्लम है? सर ये बार बार अनम्यूट करने में प्रॉब्लम आती है। अच्छा अच्छा। एएम, एएम एंटी मेरिडियन, थोड़ा डिस्कशन करते हैं। एएम आपको पता चल गया, पीएम कौन बताएगा? पीएम प्राइम मेरिडियन। अनन्या आवाज नहीं आई, लाउडली। प्राइम मेरिडियन। अब थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। पोस्ट मेरिडियन होता है, एम एंटी मेरिडियन। बच्चों ये जो एम है ये हमने लैटिन भाषा से कैरी करा है, विच मीन्स मेरिडस। ध्यान से सुनना, मेरिडस, मेरिडस बोले तो मिड डे, और ए बोले तो एंटी, एंटी बोले तो बिफोर। तो बिफोर मिड डे, एएम को डिक्शनरी में कहा जाता है बिफोर मिड डे। और अगर पीएम की बात करें तो पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट बोले तो आफ्टर, एम बोले तो मिड डे, तो आफ्टर मिड डे। दीपांशु क्लियर हो गया? एएम बोले तो बिफोर मिड डे और पीएम बोले तो आफ्टर मिड डे। एपैक,
अरे एपेक की फुल फॉर्म याद कर लिए, बोलते जाओ। एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगली क्लास में मैं सुनूंगा ये बिना स्लाइड्स को दिखाए। अभी अभी मैंने चर्चा करी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश इन 1885, फाउंडर एओ ह्यूम्स। यहाँ फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बना था? डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी। ये जो पहली बैठक हुई थी ये कहाँ हुई थी दीपांशु? नाम चाहिए मुझे सर पुणे। भैया। अगर जगह का नाम पूछे पूना, स्टेट का नाम बोले तो महाराष्ट्र, स्कूल का नाम बोले तो स्कूल। सर तेजपाल संस्कृत पाठशाला। यस, तेजपाल। भाई कुछ बच्चों की मेमोरी बहुत बड़ी है। तेजपाल संस्कृत पाठशाला। एशियान। भैया ये ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर मैंने अलग से एक असाइनमेंट बनाया है, जिसमें सारी मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनका हेडक्वार्टर, उनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर कवर करा है। बट यहाँ भी कुछ आ रही है। एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ASLV, यहाँ हम चर्चा करना चाहेंगे। ASLV। ASLV कौन बताएगा फुल फॉर्म? दीपांशु, सामने भी लिखा हुआ है, ऑग्यूमेंटेड। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हमारी दुनिया में 3 प्रकार के सैटेलाइट हैं, ASLV, PSLV, GSLV। मुझे तीनों की फुल फॉर्म चाहिए। अनन्या, ASLV आपने बोला है, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV, अनन्या। अरे कहाँ गया बच्चा? GSLV, पूरी क्लास कोई भी बोलना चाहे। ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अनन्या ये तीनों बोलो जरा जल्दी से, थोड़ा डिस्कशन करेंगे इसका। Augmented satellite launch vehicle, polar satellite launch vehicle, geosynchronous satellite launch vehicle. थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। ये हमारी अर्थ, अर्थ के चारों ओर एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो मूव करता है, उसका नाम मून, चंदा मामा। अरे अर्थ के चारों ओर मूव करने वाला एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, मून। लेकिन हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाने शुरू कर दिए हैं। वो सैटेलाइट जो हम 900 किलोमीटर की ऑर्बिट पर भेजते हैं उसे बोलते हैं ASLV। दीपांशु समझ में आ रहा है? 900 किलोमीटर की ऑर्बिट पर जाके हमने वहां उसको फेंक दिया और वो 900 किलोमीटर की ऑर्बिट पर जाकर चक्कर लगाना शुरू कर देता है, चक्कर लगाना शुरू कर देता है हमारी अर्थ के। उसे बोलते हैं, अरे उन सैटेलाइट्स को भेजने वाले व्हीकल को बोलते हैं ASLV। ये व्हीकल्स का नाम है, रॉकेट का टेक्निकल लेवल है। रॉकेट को क्या बोल रहे हैं? ASLV, PSLV, GSLV। ASLV 900 किलोमीटर की ऑर्बिट पे जाके सैटेलाइट को छोड़ देता है। नाम है ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बोले तो स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल। छोटे छोटे सैटेलाइट भेजे जाते हैं, 900 किलोमीटर की ऑर्बिट पे भेजे जाते हैं। अनन्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. PSLV और GSLV ये दोनों सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट पे कैपेसिटी रखते हैं किसी भी सैटेलाइट को छोड़ने की। 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट पर। PSLV और GSLV में फर्क क्या है? अरे ASLV बिल्कुल स्मॉल साइज सैटेलाइट्स का लॉन्च व्हीकल है, छोटे वाले सैटेलाइट भेजे जाते हैं। PSLV में मीडियम रेंज के सैटेलाइट भेजे जाते हैं और GSLV में हैवी लोड लॉन्च व्हीकल है, ये सैटेलाइट भेजे जाते हैं। और GSLV कहाँ भेजता है? 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट पर भेजता है सैटेलाइट्स को। दीपांशु ये क्लियर हो गया? ASLV, PSLV, GSLV। यस सर। आगे सुनो। हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटेशनल पुल बहुत कम है, जहां से सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं। पूरी क्लास मुझे उस जगह का नाम चाहिए। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। नहीं नहीं, अरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया। अरे इंडिया में एक जगह है जहां से, अरे पूरी अर्थ पे कुछ फेमस पॉइंट हैं, कुछ जगह है जहां पर ग्रेविटेशनल पुल कम है और वहां से हम कोई भी चीज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा रफ्तार से फेंकें तो वो ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस करके बाहर निकल जाती है, हमारे एनवायरनमेंट से बाहर चला जाता है वो कुछ भी जो हम फेंकना चाहें। मैंने क्या बोला है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा रफ्तार से हम किसी भी चीज को फेंकें तो वो हमारे एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएगा। तो हिंदुस्तान में उस जगह का नाम बताओ बच्चों जहां से हम सैटेलाइट व्हीकल। दीपांशु गूगल माता की जय हो गई ना?
नहीं सर, याद था पहले। याद था, बहुत बढ़िया। श्री हरिकोटा, अरे सारे याद कर लो। हिंदुस्तान में गॉड गिफ्ट है भैया ये जगह, जहां से हम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को भेजते हैं, जहां ग्रेविटेशनल पुल कम है। हर जगह, हर कंट्री के पास ऐसी जगह नहीं है। तो हिंदुस्तान में वो जगह का नाम याद कर लो, श्री हरिकोटा। ये श्री हरिकोटा कौन सी स्टेट में है बताते चलो जल्दी जल्दी। श्री हरिकोटा, केरला। ए बच्चे, ना बच्चे नहीं, अरे और कोशिश करो। केरला, आंध्र प्रदेश। ये बात ठीक है, अनन्या ने बिल्कुल ठीक बताया। आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है नेल्लूर जिला। अब डिस्ट्रिक्ट का नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, स्टेट याद कर लो, जगह का नाम याद कर लो, श्री हरिकोटा, जहां से हम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को छोड़ते हैं। फुल फॉर्म याद कर ली, ASLV, PSLV, GSLV। सबसे छोटे साइज के रॉकेट कहां से भेजे, सबसे छोटे साइज के सैटेलाइट ASLV से भेजे जाते हैं, मीडियम साइज के PSLV से, और सबसे बड़े साइज के हैवी वेट GSLV से भेजे जाते हैं। एक बार अनन्या तीनों का मीनिंग मुझे बोल दो, मैं टॉपिक आगे चलाऊंगा। सर फुल फॉर्म बोल हाँ रही है। हाँ, फुल फॉर्म। Augmented Satellite Launch Vehicle, Polar Satellite Launch Vehicle, Geosynchronous Satellite Launch Vehicle. अब इससे रिलेटेड टर्म आ रही है, वो भी पूरी कर लो जी। हिंदुस्तान में श्री हरिकोटा से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल छोड़े जाते हैं। ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ बात आ रही है इसरो की। अरे जो डिपार्टमेंट ये सारे कार्यक्रम करता है हिंदुस्तान का, उसे इसरो बोलते हैं। मुझे इसरो की फुल फॉर्म चाहिए, चिराग गुप्ता। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर एक और बात निकल के आ रही है, पूरी दुनिया में ऐसी कंट्री का नाम बताओ जिसने एक ही बारी में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से सबसे ज्यादा सैटेलाइट छोड़े। और मजे की बात है, वो इंडिया है। इंडिया है। ईयर भी बता दूं, 2017 की बात हो रही है। 2017 में इंडिया ने अपने श्री हरिकोटा से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से मोर देन 100, काउंटिंग भी बता देता हूं, 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़ दिए। अरे दीपांशु क्लियर हो गया, 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करे हमने श्री हरिकोटा से। इंडिया पूरी दुनिया में पहली कंट्री है जो वन टाइम में इतने ज्यादा सैटेलाइट छोड़ने की कैपेबिलिटी रखता है। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट हैपनिंग है बच्चों, ये 2017 की घटना है। 104 सैटेलाइट आपके ही टाइम पर छोड़े गए। तो आगे बात करते हैं जी। एसोकैम फुल फॉर्म याद करने वाला काम इंपॉर्टेंट है। ये एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। सबका डिस्कशन नहीं कर रहा, कुछ मेन भैया। ये बार्क के बारे में फिर बढ़िया बात है। अनन्या, बार्क की फुल फॉर्म बताओ। बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। हिंदुस्तान का पहला न्यूक्लियर साइंटिस्ट नाम है होमी जहांगीर भाभा। अरे नाम बताओ जल्दी से अनन्या। होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा पहला साइंटिस्ट है हमारा एटॉमिक रिसर्च का। उसी के नाम से हमने पहला एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया, नाम है बार्क। कहां पर है जल्दी बताओ। अरे बार्क कहां पर है? मुंबई। कहां पर है बोलो बच्चों? मुंबई। और ये बार्क हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कब स्टेब्लिश हुआ? 1954। 1954 में स्टेब्लिश हुआ। होमी जहांगीर भाभा के नाम से इसको रखा गया। हमारा पहला न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। आगे चलते हैं। बीबीसी सबको मालूम हो चुका है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, याद भी होगा सबको। बीसीसीआई जल्दी से बोलो, आज से फुल फॉर्म। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया। बेल की फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यहाँ ब्रिक्स, अरे ब्रिक्स की फुल फॉर्म बोलो दीपांशु। अरे ब्रिक्स, ब्राजील, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब देखो ये कंट्रियों के नाम लिखे हुए, बी बोले तो ब्राजील, आर बोले तो रशिया, आई बोले तो इंडिया, सी बोले तो चाइना और एस बोले तो साउथ अफ्रीका। आगे चलते हैं जी। अरे कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अनन्या बताओ ये कैग कौन होता है? कैग बोले तो क्या, फुल फॉर्म नहीं बोल रहा, ये होता कौन है, क्या करता है? नहीं पता सर। भैया पहले तो कैग की फुल फॉर्म याद कर लो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में हमारी सरकार जितना भी पैसा खर्च करती है उसका ऑडिट
उसका ऑडिट। जैसे आपने कंपनी खोली है, 100 करोड़ रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, आपकी किताबें आपका अकाउंटेंट लिख रहा है, लेकिन इन किताबों को ऑडिट कौन करता है? सीए। ऑडिट का मतलब उसको चेक करके, वेरीफाई करके, रिपोर्ट बना के उसके अकॉर्डिंग सरकार को टैक्स देना। ऐसे ही भारत सरकार भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला व्यक्तित्व है। तो उस खर्चे में कहीं वो बदमाशी तो नहीं कर रहे, कहीं वो रिश्वत के नाम से पैसा तो नहीं खा रहे, कहीं वो खर्चा ज़्यादा दिखाकर पैसा अपने घर तो नहीं लेके जा रहे। तो ये सारी किताबों को कौन ऑडिट करता है? भारत सरकार का ही डिपार्टमेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इसकी रिपोर्ट पब्लिक में इशू की जाती है, उससे पता चल जाता है। ये जो कोयला घोटाला, जो पुरानी गवर्नमेंट्स जब गिरी इलेक्शन में, तो उसका कारण कैग था। कैग बोले तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पब्लिसाइज कर दी जब यूपीए की गवर्नमेंट चलती थी, और उसमें हमारे घोटाले सामने आ गए कि कोयला घोटाला और कम्युनिकेशन घोटाला। अरे कम्युनिकेशन के लिए अथॉरिटी बना रखी है ट्राई की फुल फॉर्म कौन बोल रहा है? अरे ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बहुत बड़े घोटाले हुए, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के कोयले में बहुत सारे घोटाले हुए। और ये सारे घोटाले कैसे पता चले? कंट्रोलर ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया ने जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाई और वो पब्लिसाइज करी, तो फिर दूसरी अपोजिशन पार्टीज ने उसको हाईलाइट कर दिया, और जिसके चलते फिर वो सत्ता से बाहर हो गई पार्टी। आगे चलते हैं बच्चों। सीबीडीटी की फुल फॉर्म बताओ जी जरा जल्दी जल्दी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ, ये तो मैंने 12th में डायरेक्ट टैक्स। और ऐसा यहाँ पर शब्द आ रहा है एक और, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। सीबीआई आपको याद करना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीआईडी याद होना ही चाहिए। अच्छा, ये सीआईएस के बारे में, अरे फुल फॉर्म नहीं कह रहा मैं, फुल फॉर्म सामने लिखी हुई है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसके बारे में कोई बता सकता है? दीपांशु, ये सीआईएस क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या है? नहीं पता। बच्चों ध्यान से सुनना, एक है कॉमनवेल्थ नेशंस, दो अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक सीआईएस और एक है कॉमनवेल्थ नेशन। पहले कॉमनवेल्थ नेशन की बात करता हूँ। पूरी दुनिया में अंग्रेजों ने जिन कंट्रियों पे कब्जा करा, बाद में आज़ादी के बाद उन सारी कंट्रियों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, उसे कहा गया कॉमनवेल्थ नेशन। और ये 54 हैं, इसमें 54 मेंबर कंट्रियां शामिल हैं। ये बात दीपांशु को याद हो गई। कॉमनवेल्थ नेशन में वो इंडिया भी उसमें है, उसमें वो कंट्रियां आती हैं जो किसी जमाने में अंग्रेजों के अधीन रही थी। अनन्या क्लियर है? कॉमनवेल्थ नेशंस। यस बात चल रही है यहाँ पर सीआईएस की। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कॉमनवेल्थ नेशन का आंसर यहाँ लिखाएंगे। यहाँ पर चल रहा है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, इसमें 12 कंट्रियां आती हैं। बच्चों जब यूएसएसआर 1991 में टुकड़े टुकड़े हो गया, अरे टुकड़े टुकड़े समझते हो, डिसइंटीग्रेट हो गया। कौन? यूएसएसआर। तब बना रशिया, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, तजाकिस्तान, वो सारे टुकड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गए और उसे बोला गया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। और ऐसी 12 कंट्रियां हैं। ये क्लियर हो गया अनन्या? यस सर। सीआईएस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, इसमें 12 कंट्रियां शामिल हैं। और ये कंट्रियां जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है, उसका मैंने कारण बताया है। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था 1991 में, तो वो जितने भी टुकड़े हुए उन सब ने सीआईएस में अपने आप को इकट्ठा कर लिया। जैसे पूरी दुनिया में जहां जहां अंग्रेजों का कब्जा था, वो सारी कंट्रियां आज़ादी के बाद कॉमनवेल्थ नेशन में काउंट होने लग गई। आगे चलते हैं जी। अरे क्लैट का एग्जाम होता है 12th के बाद, जिसके बेसिस पर लॉ के लिए एडमिशन होता है। फुल फॉर्म बता दो जल्दी से। कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करती है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एनएलयू। आगे चलते हैं जी। एफसीआई, दीपांशु जल्दी से। एफसीआई, दीपांशु, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, फेरा फेमा तुमने 12th में याद करा भैया। 1991 से पहले हिंदुस्तान में फेरा चलता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स के चलते हमारे सेंट्रल बैंक ने रेगुलेटर की जगह फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना शुरू कर दिया और पॉलिसीज रिलैक्स कर दी, और फेरा की जगह फेमा हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट।
फेरा की फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। हिंदुस्तान में आजकल क्या चल रहा है, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फिक्की हमारे देश की बिजनेस को प्रमोट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अरे पुलिस स्टेशन में जाके जो आप पहली रिपोर्ट लिखवाते हो उसे एफआईआर बोलते हैं, फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अरे एफटीजेड क्या है, फ्री ट्रेड जोन। गेल हिंदुस्तान का पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अरे गैट की चर्चा करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। गैट की चर्चा दीपांशु, गैट का फुल फॉर्म 12th में याद करा था एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। बच्चों, जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मुझे बताएं ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन कब बना, पूरी दुनिया में कब बना? 1948. 48 में वर्किंग चालू हुई थी, लेकिन साइनिंग अथॉरिटीज ने 1947 में साइन कर दिया था। कितनी कंट्रियां अनन्या, कितनी कंट्रियां इसमें फाउंडर मेंबर है? 23. 23। क्या बढ़िया बात है बच्चों। गैट जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ ये 1947 में साइन हो गया था 23 कंट्रियों के द्वारा। वर्किंग 48 में स्टार्ट हुई थी गैट, लेकिन इसमें डेवलपिंग कंट्रियों को बैकफुट पर रखा गया, सप्रेस रखा गया, जिसके चलते यूरुग्वे कंट्री की बात कर रहा हूं, 1995 यूरुग्वे में इन सारी कंट्रियों की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही थी और इस गैट का नाम बदल के, इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बदल के इसका नया नाम रख दिया गया डब्ल्यूटीओ। फुल फॉर्म बताओ। World Trade Organization. एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1995। किसका नया नाम है? गैट का। गैट कब एस्टैब्लिश हुआ? 1947। ओरिजिनली फाउंडर मेंबर कितने? 23। हिंदुस्तान 1947 से ही फाउंडर मेंबर है। आगे चलते हैं। जीएमटी। जीएमटी भैया फुल फॉर्म तो आपको याद है, ग्रीनविच मीन टाइम। ये ग्रीनविच की मैंने पिछली क्लास में चर्चा करी थी। ये कहाँ पर है? लंदन का साउदर्न मोस्ट पार्ट है। लंदन कहाँ पर है? यूके में है। तो ये हम ज्योग्राफी में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि जीएमटी पर पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई आदमी खड़ा हो जाए जीएमटी 0 डिग्री मेरिडियन पर, तो वहाँ टाइम सेम रहेगा। 1 डिग्री आगे या 1 डिग्री पीछे जाने का मतलब है घड़ियाँ बदलनी पड़ेंगी, तो उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ जीएमटी की फुल फॉर्म आपने याद कर ली है, तो मैं आईएसटी की, जीएमटी को लेकर पूरी दुनिया में घड़ियां सेट की जाती हैं। इंडिया की घड़ी जीएमटी से 5 पॉइंट, अरे कितने आवर के चेंज पर है, कौन बताएगा? अरे आईएसटी की फुल फॉर्म, आईएसटी की फुल फॉर्म बताओ पहले। Indian Standard Time. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पर नापा जाता है। ये मालूम है किसी को? हाँ भैया। इसका मैं डिटेल डिस्कशन, अभी हमारा ज्योग्राफी चलेगी ना, उसमें मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा ये क्या खेल है, ये क्या खेल है। और ये लाइन हमारे इलाहाबाद से पास ऑन होती है, तो इसका डिस्कशन वहाँ करेंगे। फिलहाल जीएमटी आप याद कर लो, ग्रीनविच मीन टाइम। आईएसटी जिसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में घड़ियाँ सेट होती है, हिंदुस्तान का टाइम जोन है आईएसटी, फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भैया जीडीपी जीएनपी ये सब तो आपने 12th में बहुत डिटेल में पढ़े हैं। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये सबको आता है। जीपीएफ जर्नल प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड 4 प्रकार के होते हैं, अनन्या बता सकते हो? Recognized, unrecognized, public और स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, बढ़िया बात। भैया जीपीएस ये भी सबको मालूम है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीओ जर्नल पोस्ट ऑफिस। हल हिंदुस्तान का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है भैया, हल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेडक्वार्टर बेंगलोर इन कर्नाटका। भैया आपके लिए काम दे रहा हूँ अनन्या, हमारे देश में हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज आर देयर नाउ? 29 states. ए बच्चे, हे 28 भगवान, states, 9 UTs. हे भगवान कहाँ पर है तू? अरे बच्चों ये इतना आसान काम तो कम से कम गड़बड़ ना करो। छोटी छोटी क्लासेस से खेल शुरू हो जाता है। तुम्हारे ही मोहल्ले की बात हो रही है। हिंदुस्तान में 29 स्टेट थी पहले, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, अरे अभी ज्यादा पुरानी बात तो हुई नहीं है, 2 ही साल हुए हैं। जम्मू एंड कश्मीर को अब स्टेट नहीं बोला जाता, उसकी स्टेट की पावर खत्म करके उसकी जगह 2 यूटी बना दी, 2। पहले क्या था, ये इस पोजीशन के चेंज होने से पहले 29 स्टेट्स एंड 7 यूटीज, जो अनन्या को याद आ रही है, वो तो बचपन की बात है। आज तो चीज, अरे तुम्हारा क्वेश्चन तो आज का होगा ना,
तो एक स्टेट को खत्म करके 2 यूटी बना दिया, तो हमारे पास अभी 28 स्टेट्स एंड 9 यूटीज। अरे जो 2 यूटी सबसे आखिरी में बनी है उनका नाम बता दो अनन्या। सर एक वो लद्दाख वाले एरिया में। एक लद्दाख और एक जे। अरे एक जे जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख, ये 2 यूटी ऐड हुई हैं। जो सबसे रीसेंट घटनाएं हैं वो याद होनी चाहिए ना, कौन सी 2 यूटी बढ़ी हैं, नाम याद कर लो। कौन सी स्टेट खत्म हुई है, जे। अब कितनी स्टेट्स है, 28। अब कितनी यूटीज हैं, 9। मैं काम दे रहा हूँ आज फिर आपको, और भैया ये काम है ना साथ साथ याद करना, ये पेंडिंग मत छोड़ देना। अरे दीपांशु, ये सारी स्टेट्स और यूटीज, इन सबकी कैपिटल याद चाहिए। मैं किसी स्टेट की बात करूंगा और कैपिटल पूछूंगा, आपको बताना है। अरे ये तो कर सकते हो या ये भी नहीं कर सकते? दीपांशु जल्दी बोलो। ओके सर। अरे ओके नहीं, अरे जैसो नहीं, कल तक याद हो जाएगा। हाँ भैया। तो बताओ तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? अरे बताओ भाई, तमिलनाडु। अरे कहाँ गया बच्चा? चेन्नई सर। चेन्नई। अरे कोई भी बोलो। कर्नाटक की? अरे बेंगलोर। अरे याद ही नहीं है, याद ही नहीं है। तो ये याद करना है। पल्लवी कर पाओगे? ये तो डाटा मिल जाएगा या ये भी भेजना है मुझे? यस सर कर लोगे ये? सिर्फ इंडिया की आसान बात बताइए। तुम्हें अपने अड़ोस पड़ोस का तो पता होगा। अच्छा पूछता हूँ, हरियाणा की बताओ, हरियाणा की कैपिटल। दीपांशु से पूछ रहा हूँ। ए बच्चे, हरियाणा तुम्हारे पड़ोस में है बच्चे। पहले चंडीगढ़ था, बदल गई कुछ। अरे चंडीगढ़। ए बच्चे, चंडीगढ़ पहले था, चेंज हो गया। अरे पुरानी बात पेपर में कहाँ टिक करोगे, जीरो हो जाएगा तुम्हारा। नेगेटिव मार्किंग साथ चल रही है। अरे पंचकुला है, अब पंचकुला पंजाब की चंडीगढ़ है, पंजाब की चंडीगढ़ है। तो ये थोड़ा सा काम दिए है मैंने, कल सुनूंगा बच्चों। तो आगे चलते हैं। ट्रिपल सी मैंने कराना है, पूरी दुनिया का कंट्रियों के नाम, कैपिटल और उनकी करेंसी। थोड़ा सा काम दिया है। हमारे देश की स्टेट और यूटी आपने याद कर ली है, आपको इनके बारे में डाटा तैयार करना है। अगली बात करते हैं एचडीएफसी की फुल फॉर्म। एचडीएफटी की फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एचआईवी की फुल फॉर्म याद कर लो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एचएमटी हिंदुस्तान का पीएसयू है बच्चों। क्या? हिंदुस्तान मशीन टूल्स। बड़ी बड़ी क्रेन बनाई जाती है इस कंपनी के द्वारा। घड़ी की बात नहीं कर रहा मैं, बड़ी बड़ी क्रेन्स बनाते हैं लोग। पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये बात बढ़िया आ गई बच्चों। आईएएआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सबने याद कर लिया होगा, नहीं तो याद कर लोगे। यहां पर मेरा क्वेश्चन है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नाम बताओ अनन्या। हिंदुस्तान में इतने सारे एयरपोर्ट हैं, तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट पूछ रहा हूं अनन्या। सर उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है ना अभी। अरे नहीं, अरे वो तो फ्यूचर में होगा ना। अरे अभी की बात कर रहा हूं मैं। इंदिरा आज गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अरे अक्षित की नॉलेज बहुत बढ़िया है भैया। तो अरे अगर वो आज की बात करेगा तो आज की बात बताना। जो बनने वाला है वो मैंने नॉलेज के लिए बता रखा है। आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है दिल्ली में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन फ्यूचर पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दिल्ली के पास यूपी में बन रहा है। जगह का नाम है जेवर, जगह का नाम जेवर। लेकिन जब तक वो बनेगा नहीं तब तक जीके के क्वेश्चन में कैसे आएगा। लेकिन सरकार की प्लानिंग है वो इतने बड़े लेवल पर, अरे कई साल हो गए बनते हुए और अभी टाइम लगेगा 1-2 साल। तो वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा जिस दिन वो चालू हो जाएगा। अरे अनन्या क्लियर है बच्चे? यस सर। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अरे आईबीआरडी, क्या बढ़िया बात हो रही है। अरे पूरी दुनिया में मेरा क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक किसे कहा जाता है? दीपांशु बच्चे। सर IBRD एंड IMF। ना ना, नॉर्मली जो वर्ल्ड बैंक कहा जाता है वो आईवीआरडी को ही कहा जाता है, जो फेमस एज ए ले में IBRD। आईवीआरडी बोले तो वर्ल्ड बैंक। IBRD। फुल फॉर्म याद कर लो, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईबीआरडी कॉमनली नोन एज वर्ल्ड बैंक। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आपको बताना है एस्टेब्लिशमेंट ईयर, पूरी क्लास एस्टेब्लिशमेंट ईयर, जल्दी बोलो। 1944। हेडक्वार्टर बोलो इसका, हेडक्वार्टर।
बोलो बच्चों। अनन्या हेडक्वार्टर सर नहीं पता। वॉशिंगटन इन यूएसए। वॉशिंगटन हेडक्वार्टर है। वॉशिंगटन बोले तो यूएसए। इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1944। नाम है आईबीआरडी। फुल फॉर्म याद कर लो, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। भैया वर्ल्ड बैंक में एक और नाम आता है, वो क्या है अभी अभी बच्चों ने बताया, आईएमएफ। आईएमएफ की फुल फॉर्म याद करो जल्दी से। इंटरनेशनल मॉनेटरी इंटरनेशनल फंड। मॉनेटरी फंड। मॉनेटरी फंड। ये भी स्टैब्लिश हुआ था 1944 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन इन यूएसए। आईबीआरडी और आईएमएफ दोनों के दोनों 1944 में स्टैब्लिश हो रहे हैं। हेडक्वार्टर वाशिंगटन, कंट्री का नाम यूएसए। अब थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं इनका। आईएमएफ जो होता है वो मनी, फंडिंग, फाइनेंस करता है गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। किसी कंट्री की सरकारों को मनी देता है। हिंदुस्तान में एलपीजी पॉलिसी लॉन्च करते वक्त जो हमने पैसा लिया था वो आईएमएफ से लिया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईबीआरडी जिसे हम कॉमनली वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये कर्जा किसी को भी दे सकता है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट किसी को भी कर्जा दे सकता है। बट आईएमएफ किसको देता है? सिर्फ गवर्नमेंट्स को। और इन लोगों के पास पैसे छापने के राइट नहीं है। तो 1960s में, इनसे रिलेटेड एक बात और बोल रहा हूँ, 1960s में करेंसी की शॉर्टेज आ गई इनके पास, कंट्रियां पैसा मांगने गई, तो इन्होंने विशेष प्रकार के डॉक्यूमेंट इशू कर दिए जिसे बोला गया एसडीआर। कौन बताएगा एसडीआर की फुल फॉर्म? पूरी क्लास। और स्पेशल डिपॉजिटरी ना ना रिसीट। ना, अरे स्पेशल ड्राइंग राइट्स मैंने बचपन में बताया है। 1960, अरे इनके पास कोई पैसे छापने की मशीनें नहीं है, ये कोई सेंट्रल बैंक नहीं है। ये किसी भी कंट्री को फाइनेंस दे रहे हैं तो किस फॉर्म में दे रहे हैं? इंटरनेशनल करेंसी की फॉर्म में। 1960s में करेंसी की शॉर्टेज हो गई इनके पास, इंडिया जैसी कंट्रियां पैसा मांगने गई, तो इन्होंने एक स्पेशल, अरे जिसे आप बोलते हो ना बीआर, अरे बीआर, अरे हमारे अकाउंट्स में हम बीआरबीपी का यूज करते हैं, समझ में आता है दीपांशु? दीपांशु यस सर। ऐसे ही इन लोगों ने विशेष प्रकार के पेपर प्रिंट कर दिए और उसमें लिखा हुआ है कि $10,000। तो वो कागज जिस कंट्री को दे दिया, वो कंट्री उतने डॉलर का बराबर का सामान किसी भी कंट्री से ले लेगी। और इसे बोल रहे हैं इस पेपर को स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और ये पूरी दुनिया में कंट्रियों के बीच में मूव करता है, गवर्नमेंट के बीच में मूव करता है। अरे क्लियर हो गया अनन्या? एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग यस राइट्स। सर। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये आईसीसी तो सबको ही मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो याद कर लेना। अगली बात भैया, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये बात इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपको अरे हिंदुस्तान का एक आदमी पहली बार यहां पर एज ए जज अपॉइंट हो गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई भी जज जब अपॉइंट होता है तो उसका टेन्योर 15 साल होता है। अरे दीपांशु समझ में आ रहा है? यहाँ पर किसी भी जज का टेन्योर कितना होता है? हिंदुस्तान में जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, टेन्योर 15 कितना होता है? साल। 5 साल। 5 साल। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई भी जज जब अपॉइंट होता है तो उसका टेन्योर 15 साल। तो 15 साल के लिए एक इंडियन यहाँ पर एज ए जज अपॉइंट हो गया था। वो पहला इंडियन जो एज ए जज अपॉइंट हुआ, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। याद करना है अनन्या, मैंने क्या बताया है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक इंडियन जज, नाम बताओ। डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। एक और बात यहां पूछ लेता हूं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पर है? अरे पूरी क्लास। हेग। क्या बोला है मैंने? अरे जगह का नाम बोला है हेग। अरे बोलते ही नहीं हो। कहाँ पर है भैया ये हमारे स्विट्जरलैंड के साथ में एक बार गूगल माता पे चेक कर लेना, हेग इसका हेडक्वार्टर है। हेग, अरे नाम बोलो कोई एक बच्चा। हेग। हेग, हेग। आगे चलता हूं जी। आईसीएल, इंडियन क्रिकेट लीग, तो इंटरनेशनल। अच्छा थोड़ा इसका मतलब बता देता हूं। अरे हिंदुस्तान में लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए तो वो कहां जाते हैं? अपनी स्टेट में कोर्ट जो बनी हुई है वहां जाते हैं। लोअर कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, उससे ऊपर हाई कोर्ट होता है, उससे ऊपर हाई कोर्ट होता है बच्चों। और हाई कोर्ट में भी आपके अकॉर्डिंग फैसला ना आए तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट को क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो। ऐसे ही दो कंट्रियों के बीच में कोई झगड़ा हो जाए तो वो कहां जाएंगे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। हेडक्वार्टर दोबारा बताओ अनन्या, क्या? हेग। हेग। आगे चलेंगे जी,
आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। अरे आईडीबीआई तो सबने याद करा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस का बेताज बादशाह। आगे बात करते हैं बच्चों। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखो आ गया, दोबारा पूछूंगा अनन्या, आईएमएफ का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1944 हेडक्वार्टर बताओ। वॉशिंगटन डीसी वॉशिंगटन डीसी। इंडियन प्रीमियर लीग आपको मालूम है, आईपीओ आपको मालूम है, इनिशियल पब्लिक, अच्छा आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। अरे आपने सबने अकाउंट्स में क्वेश्चन करे हैं कंपनी में, जब कंपनी इनिशियली अपने शेयर्स को इशू करती है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, उसे क्या बोलते हैं? आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जब मार्केट से आप बाजार रेट पर शेयर्स को खरीदते हो तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, शेयर मार्केट में सेकेंडरी मार्केट। अरे क्लियर है अनन्या? यस सर। बीएससी की फुल फॉर्म बताओ, हिंदुस्तान का शेयर मार्केट। बीएससी की फुल फॉर्म बताओ जल्दी जल्दी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी की फुल फॉर्म बताओ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बढ़िया बात। इनसेट इंडियन सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। एक और बात याद आ रही है भैया, हिंदुस्तान ने जो सबसे पहला सैटेलाइट छोड़ा था उसका नाम बता दो। हिंदुस्तान जिस जगह से सैटेलाइट छोड़ता है, मैंने बताया श्रीहरिकोटा। स्टेट कहां पर है? आंध्र प्रदेश। जो व्हीकल्स हम भेजते हैं, हमारे पास तीनों व्हीकल्स अवेलेबल है, एएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी। 2017 में सबसे ज्यादा सैटेलाइट हम लोगों ने लॉन्च करे, संख्या बताइए 104। बताओ मुझे सबसे पहला सैटेलाइट हम लोगों ने कौन सा छोड़ा? आर्यभट्टा। यस, आर्यभट्टा, ईयर 1975। और ये हमने यूएसएसआर से छोड़ा था, यूएसएसआर से। उस जमाने में रशिया के टुकड़े, अरे रशिया टुकड़े होने के बाद रशिया बना है, पहले यूएसएसआर हमें सपोर्ट करता था। 1975 में हमने पहला सैटेलाइट यूएसएसआर की मदद से छोड़ा था। नाम क्या है? आर्यभट्ट। अरे अनन्या याद हो गया पहला सैटेलाइट? यस सर। आगे चलते हैं जी। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग कर चुके हो आप, आईक्यू इंटेलिजेंट कोशेंट, आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसरो की फुल फॉर्म में डिस्कस कर चुका हूं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एलआईसी, अरे एलआईसी की फुल फॉर्म सबको मालूम है, आपको बताना है भारत में ये लाइफ का बीमा करने वाली भारत सरकार की कंपनी एस्टैब्लिश कब हुई थी? एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1956। इसका मोनोग्राम क्वेश्चनों में आता है। मोनोग्राम जो निशान होता है जिसे लोगो बोलते हैं, दो हाथ और बीच में दिया होता है और उसके नीचे एक डायलॉग लिखा होता है संस्कृत में, योगक्षेमम महाम्यम। अनन्या बोल पाओगे डायलॉग? योगम क्षेमम महाम्यम। महाम्यम, दो हाथ और उसके बीच में दिया जल रहा होता है, और वो दिया बुझ जाए का मतलब लाइफ खत्म। एमबीबीएस की फुल फॉर्म याद कर लेना और आगे चलते हैं। मॉडवेट, अरे पुराने जमाने में जिसे आज जीएसटी बोलते हैं उसको बोलते थे वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स से पहले उसका क्या नाम था? मॉडवेट, मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स। अरे मनरेगा तो सबको याद है, मेरा क्वेश्चन है अनन्या से, मनरेगा हिंदुस्तान में, अरे महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मुझे ईयर बताओ जल्दी से पूरी क्लास। 2005। अरे ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 2004 में, इसका पुराना नाम क्या था? 2004 वाली नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। बहुत बढ़िया भैया। नबार्ड हिंदुस्तान का एकमात्र एग्रीकल्चर बैंक है। हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर बैंक का नाम याद कर लो, नबार्ड। फुल फॉर्म याद कर लो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मुझे इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर चाहिए। अरे एस्टैब्लिशमेंट ईयर कब हुआ था? ये पूरी क्लास जल्दी। अनन्या 1986। ना बच्चे, 1982 एस्टैब्लिशमेंट ईयर, नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अरे क्या बढ़िया बात आ रही है। नेस्डेक, अरे पहले तो नासा को देख लो। हिंदुस्तान की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और अमेरिका की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? नासा। अरे नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये नासा किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? अमेरिका की। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? इसरो। अरे नेस्डेक क्या है? नेस्डेक, अरे यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है। यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज को नेस्डेक बोलते हैं, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज को बीएससी एनएससी बोलते हैं। अभी मैंने याद कराया बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी याद कराया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज अनन्या क्या है? सामने लिखा हुआ है Nasdaq। नेस्डेक।
तो ये भी याद होना चाहिए। नेस्डेक क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सी कंट्री का है? यूएसए का है। फुल फॉर्म याद कर लो, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर एंड एक्टिव कोटेशन। आगे चलते हैं बच्चों। नेशनल जुडिशियल काउंसिल, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम। अरे मनरेगा का पुराना नाम क्या था? नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एस्टैब्लिशमेंट ईयर वही है 2005। ओपेक, ओपेक की फुल फॉर्म अनन्या, ओपेक। Organization of Petroleum Exporting Countries. बढ़िया बात। एस्टैब्लिशमेंट ईयर इसका याद कर लो, 1960। ओपेक की फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। एस्टैब्लिश कब हुआ? 1960 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना इन ऑस्ट्रिया। अरे ऑस्ट्रिया यूरोप की कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा। वियना जगह का नाम है, वियना इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना में। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1960 में। अरे क्वेश्चन याद आ रहा है जब यह बात ऑस्ट्रिया की चल रही है। पूरी दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, पूरी क्लास सबसे छोटा कॉन्टिनेंट। अरे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। हमारे पास कॉन्टिनेंट की संख्या तो बता दो कितनी है? अरे 7 Seven. कितने ओशियन है? 5 5। सबसे बड़ा ओशियन? पैसिफिक ओशन। बड़ा वाला पैसिफिक है तो छोटा वाला भी बता दो। छोटा वाला? इंडियन ओशन। ना ना ना, आर्कटिक। आर्कटिक होता है। अब बात कर रहे हैं जरा, जब कॉन्टिनेंट की बात चल रही है तो वो भी पूरा कर लो। कॉन्टिनेंट 7 है। सबसे छोटा भी आपने बोला ऑस्ट्रेलिया, तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट बता दो जी। एशिया। एशिया, एशिया। आगे चलते हैं जी। तो पीएचडी की फुल फॉर्म याद कर लेना, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अरे पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक, अरे कोई भी आदमी सरकार को कोर्ट में जाके कोई केस फाइल कर दे कि देखो ये तो हमारे जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है, और सरकार को बोलो ये काम ऐसा ना करें। अरे अभी ये 12th के बोर्ड के एग्जाम से इसको कैंसिल करने में पीआईएल का भी बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारी एनजीओज ने पिटीशन लगा दी थी कोर्ट के अंदर कि भैया ये पेंडेमिक चल रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि ये स्कूलों में बुला के टेस्ट लेंगी, और अगर हॉटस्पॉट बन गया और बच्चों को अगर इस तरह की बीमारी हो गई तो कौन भुगतेगा और उसका हर्जाना कौन देगा। तो कोर्ट ने उसकी वजह से भी प्रेशर बना रखा था सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिसके चलते उन्होंने एग्जाम आपके कैंसिल करे। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीवीसी, अरे प्लास्टिक का नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अच्छा यहाँ एक बात आ रही है, परमवीर चक्र। भैया याद कर लो सारे। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, पूरी क्लास। अनन्या, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड? परमवीर चक्र। यस, सारे याद कर लो। हिंदुस्तान का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र हमारी सेना के उन जवानों को दिया जाता है जो अब लड़ाई के मैदान में जान गंवा देते हैं और बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। नॉर्मली ये शहीद होने के बाद दिया जाता है उनके घर वालों को। तो हिंदुस्तान का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र। हिंदुस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? अनन्या, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? अरे सिविलियन अवार्ड सिविलियंस को मिलता है और परमवीर चक्र सेना को मिलता है, आर्मी के लोगों को मिलता है। लड़ाई के मैदान में जो लोग परमवीर, अरे वीर गति को प्राप्त होते हैं। अरे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बताओ बच्चों। भारत, अरे भूल गए, भारत रत्न। आसिफ नहीं सुना हुआ? भारत रत्न तेंदुलकर को मिला हुआ है। तो हाईएस्ट सिविल याद कर लो। हिंदुस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, हिंदुस्तान का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र। ये नॉर्मली परमवीर चक्र आज तक जिनको भी दिया गया है वो क्या मरणोपरांत मिलता है उनके घर वालों को, उनके वारिसों को। रेडार की फुल फॉर्म याद कर लो, रेडियो एंगल डायरेक्शन एंड रेंज। रॉ एजेंसी है इंटरनेशनल हमारे देश की, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अरे सार्क, मैंने पिछली क्लास में पूछा था, अनन्या फुल फॉर्म बोलना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सार्क। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। मैंने इसका हेडक्वार्टर पिछली क्लास में बताया था, नेपाल के अंदर है। जल्दी बताओ। काठमांडू। काठमांडू। ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन कब बनी? अरे कब बनी?
1985। 1985 इस्टेब्लिशमेंट ईयर। जब ये इस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो उसमें 7 मेंबर कंट्रियां थी। आजकल इसमें 8 मेंबर कंट्रियां हैं, 8 नेशन शामिल हैं और सारे के सारे इंडिया के पड़ोसी मुल्क हैं ये। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल काउंसिल, 8 मेंबर हैं आजकल इसमें, 8 मेंबर कंट्रियां। इस्टेब्लिशमेंट ईयर याद कर लो 1985, हेडक्वार्टर याद कर लो काठमांडू। हर साल काठमांडू में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है और ये सारी कंट्रियां आपस में ट्रेड को प्रमोट करने के लिए एग्रीमेंट्स करती हैं। और कभी कभी, हमेशा नहीं है कि काठमांडू में ही हो, कभी इंडिया में हो जाती है, कभी किसी दूसरी मुल्क में हो जाती है। तो आगे चलेंगे जी। अरे वीआरएस, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, सेल्फ हेल्प ग्रुप सबने याद करे थे, मैंने इंडियन इकोनॉमी में कराया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वैट वैल्यू एडेड टैक्स सबको मालूम है। दीपांशु, यूपीएससी के फुल फॉर्म मालूम है? सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो एग्जाम कंडक्ट करता है और आईएएस आईपीएस आईएफएस की पोस्टें देता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। भैया ये ट्रिप्स क्या है? डब्ल्यूटीओ में जब दो कंट्री आपस में ट्रेड करती हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, कुछ राइट्स हैं, ट्रिप्स के नाम से, ट्रिम्स के नाम से। बोले तो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि दो कंट्रियां जब आपस में ट्रेड करेंगी तो किस तरह के अधिकार उन्हें दिए जाएंगे बाय द डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों ये एब्राविएशन का काम खत्म, अगली क्लास में जो ये सबको याद करना है, मैंने आइडिया दिया है, मोटिवेशन होना चाहिए आपको। और एक काम इसके अलावा और दिया है करने के लिए, हिंदुस्तान की सारी स्टेट्स और उसमें कैपिटल आपको याद करनी है। क्लियर है अनन्या? क्लियर है बच्चे?